हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा पुनः स्वागत करती हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर, और साथ ही साथ ये उम्मीद भी लगाती हूं, आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने आप का ख्याल भी रख रहे होंगे। साथ ही साथ अपने स्कूल का क्लास वर्क और होमवर्क भी भली भांति कर रहे होंगे, ताकि स्कूल में टीचर्स की डांट ना खा पाएं और घर में मम्मी डैडी की। ठीक है, तो इसी तरह से अपने कार्य में हमेशा लीन रहिए, लगन पूर्वक अपने कार्य को करिए, ताकि हर एक कार्य में हम सफलता प्राप्त कर सकें। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आया ही है हर एक कक्षा के वीडियोस, वो भी एकदम फ्री। चाहे आपकी कक्षा के वीडियोस हों, साथ ही साथ आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी यहाँ पर मिलते हैं एकदम मुफ्त, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स बन चुका है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो देता है 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन आप जैसे होनहार बच्चों के लिए। बेटा, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं कक्षा 10वीं, जी हां, आप ही की क्लास की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 का गद्य खंड का चैप्टर नंबर 2 पार्ट नंबर 2, जिसका नाम है डायरी का एक पन्ना। जी हाँ, डायरी शब्द से आप भली भांति परिचित होंगे। डायरी क्या होती है, क्यों डायरी में लेखन करना चाहिए, और कब कब डायरी हमारे ना होते हुए भी हमारा प्रतिनिधित्व करती है, या डायरी लिखने की कला क्यों आवश्यकता है, या डायरी लेखन क्या है, सब कुछ इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। साथ ही साथ लेखक सीताराम से केसरिया जी के जीवन परिचय से भी आप परिचित होंगे इसी वीडियो के माध्यम से। यहाँ पर इस पाठ में उन्होंने उस समय का वर्णन किया है जब हमारा भारत देश अंग्रेजों के गुलाम था, अर्थात हमारी मां भारती को अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्षों तक जंजीरों में जकड़ कर रखा। हर भारतीय की स्थिति दयनीय थी। हर भारतीय, ये नहीं कि उन्होंने घुटने टेक लिए या अंग्रेजों के सामने नाक रगड़ी हो, अपनी दिलेरी के साथ, अपने जुनून के साथ मां भारती को स्वतंत्र कराने में अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटे। तभी तो आज हम खुले आसमान के नीचे सांस ले सकते हैं और हम आजादी पूर्वक, स्वतंत्रता पूर्वक अपने हर एक कार्य को कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम चलते हैं लेखक परिचय पर और जानते हैं सीताराम से कसरिया जी के जीवन के बारे में। नमन करते हैं कि हिंदी के साहित्य में इनका ये एक अपूर्व अतुलनीय योगदान रहा है, जिसमें हिंदी के साहित्य का परचम देश विदेशों में आज भी लहरा रहा है। सन 1892 में, हिंदी की गिनती याद है ना? सबको याद है, या आपको लग रहा है 1892? 1892। एक ट्रिक सुन लीजिए कि किस तरह से आप हिंदी की गिनती याद रख सकते हैं। देखिए, 10 तक तो सबको आती है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद स्टार्ट होता है 11। ठीक है, फिर 11 के बाद 20 आता है तो 21। तो ऐसे याद रखिए, 10 तक याद है। 1 पे रा, 2 पे ईस, 3 पे 30, 4 पे लीस, 5 पे वन, 6 पे सठ, 7 पे तर, 8 पे सी और 9 पे वे। तो 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91। यदि आपने इस तरह से याद रखा तो आपको किसी भी तरह से कोई भी हिंदी की गिनती याद रखने में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या लिखा है? 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ में जन्मे सीताराम से कसरिया जी का अधिकांश जीवन कलकत्ता या कोलकाता में बीता। व्यापार व्यवसाय से जुड़े से कसरिया जी अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक, संस्थापक और संचालक रहे। महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी भी की। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के करीबी रहे। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान जेल यात्रा भी की। सत्याग्रह के आंदोलन के दौरान, क्योंकि देखिए आप कहां कहां रहे वे, महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के करीबी रहे। ये ना केवल नरम दल से ही जुड़े रहे, बल्कि गरम दल अर्थात क्रांतिकारियों का भी साथ रहा इनका, है ना? सत्याग्रह आंदोलन के दौरान जेल की यात्रा भी की। कुछ साल तक आजाद हिंद फौज के मंत्री भी रहे। और आजाद हिंद फौज की किसने गणना की थी, रचना की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने। उसके ये मंत्री रहे।
साहित्यिक परिचय देख लेते हैं। सीताराम से कसरिया को विद्यालय शिक्षा पाने का अवसर नहीं मिला। ओ, विद्यालय से इन्होंने शिक्षा प्राप्त नहीं की, स्वाध्याय से ही पढ़ना लिखना सीखा। सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय से ही पढ़ना लिखना सीखा। स्मृतिकरण, मन की बात, बीता युग, नई याद और 2 भागों में एक कार्यकर्ता की डायरी उनकी उल्लेखनीय कृतियां हैं। मतलब सोचिए आप, जिसकी रुचि हो पढ़ने में या किसी कार्य को संपूर्ण लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ करने में, तो उसके रास्ते की बाधाएं भी उससे हार मान लेती हैं। आप यहां देखिए, विद्यालय नहीं गए परंतु फिर भी हम सबको शिक्षित कर रहे हैं। क्योंकि इन्होंने अपने आप से पढ़ना लिखना सीखा। और कितनी सारी इनकी रचना है, स्मृतिकरण, मन की बात, बीता युग, नई याद और 2 भागों में एक कार्यकर्ता की डायरी उनकी उल्लेखनीय कृतियां हैं। और तो कई कृतियां हैं, कई रचनाएं हैं उनकी। पुरस्कार, भारत सरकार ने उन्हें 1962 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। 1962 मीन्स आफ्टर फ्रीडम उन्होंने पद्मश्री सम्मान भी प्राप्त किया। ठीक है, अब सोचिए क्या है, जब कहते हैं ना कि जब ललक हो मन में और जुनून हो, जोश हो, तो हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। ये इनकी मेहनत का ही परिणाम है जो इन्हें भारत सरकार द्वारा 1962 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। अब डायरी का एक पन्ना। अब यहां पर आप सभी डायरी से परिचित होंगे, पन्ना मीन्स पेज, उससे भी परिचित होंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से डायरी में हम लिखते हैं या अपनी कॉपी में लिखते हैं। अब डायरी का एक पन्ना, इसका क्या अर्थ है? मतलब लेखक ने इस टॉपिक को ही क्यों चुना? कोई तो खास बात रही होगी, क्योंकि उनके जो भी कार्य होते थे वो बड़े अनूठे होते थे, बड़े स्पेशल होते थे। उन्होंने अपने कार्यों में हमेशा ही पूरी मेहनत और लगन से, समर्पण भाव से किए हैं हर एक कार्य को। और यहाँ जो डायरी का एक पन्ना है, ये उस समय का वर्णन है जब जेल में स्वतंत्रता सेनानी जेल में बंद रहा करते थे, और ये भी कई बार जेल गए। तो हर एक स्वतंत्रता सेनानी अपने मन की बात को डायरी में उकेर लिया करता था या डायरी में लिखता था, ताकि उनकी जो डायरी है जब हम सबके भावी नागरिकों के हाथ में लग जाए तो वो उससे, कहते हैं ना, इतिहास के पन्नों पर यदि आज इतिहास नहीं होता या इतिहास संबंधी रिटर्न जानकारी या लिखित जानकारी हमारे पास नहीं होती, तो क्या हम पुरानी बातों के बारे में सही सही जानकारी प्राप्त कर पाते? नहीं कर पाते। तो ये जो लेखन कार्य है, ये हमें एकदम ठोस, कॉन्क्रीट रूप से जानकारी देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, यहाँ पर यही बताया है कि किस तरह से जेल में रहकर भी अपनी बातों को, अपनी मेहनत को, भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के देश प्रेम की भावना को, उनकी मेहनत को, लगन को, सब कुछ यहाँ पर उकेरा। फिर जब ये रचनाएं अधिक या डायरी जब किसी के हाथ में लगी तो उन्होंने उनके बारे में जाना। और भी कि कब मनाया जाता स्वतंत्रता दिवस, यहाँ आप देखेंगे कि 15 अगस्त सन 1947 से पहले भी कब, वो अभी सस्पेंस रखते हैं ये पढ़ते हैं। चलते हैं डायरी का एक पन्ना की ओर। हाँ, एक और प्रश्न मैं आपसे पूछूं, क्या आप लोग कभी डायरी लिखते हैं? जैसे दिन भर में कहते हैं ना कि डेली डायरी लिखने की जिसकी हैबिट होती है ना, वो एक बहुत ही सुलझे हुए या एक विद्वान बच्चे या व्यक्ति की कैटेगरी में शामिल हो जाते हैं। क्योंकि दिन भर हमने क्या किया, और ऐसा नहीं कि हमें संपूर्ण लिखना है कि मैं उठा, ब्रश किया, स्कूल गया, वहां पहुंचा, ये किया, ऐसा नहीं। दिन भर का जिस्ट, सार एकदम, कि हमने आज ये किया। यदि कोई नए व्यक्ति से मुलाकात हुई तो उनके बारे में लिखा है, और हमने नए कुछ भी जानकारी प्राप्त की तो बस उससे 1-2 लाइन प्रतिदिन लिखने की जो हैबिट है, आदत है, वो बहुत अच्छी होती है। चलते हैं डायरी का एक पन्ना और लेखक की रचना तरफ कि वे क्या हमें समझाने का प्रयास कर रहे थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पुलिसकर्मी नजर आ रहा है, कोई व्यक्ति नजर आ रहा है, तो ये क्या है देखिए, अभी आपको पता चलेगा। प्रस्तुत पाठ के लेखक सीताराम से कसरिया आज़ादी की इच्छा रखने वाले महान इंसानों में से एक थे, जिनके मन में आज़ादी का जुनून था। आज़ाद हिंद फौज के मंत्री भी रहे, और गुलाम भारत में जब ये थे तो इन्होंने लोगों की दयनीय स्थिति देखी, और उस स्थिति से हमेशा उन्होंने ये सोचा कि हमें तो आज़ादी चाहिए। लोकमान्य तिलक जी का आपको वो कथन याद होगा
कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा। फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, वह दिन प्रतिदिन जो भी देखते, सुनते और महसूस करते उसे अपनी एक निजी डायरी में लिखते रहते थे। ये उनकी आदत थी। इस पाठ में उनकी डायरी का 26 जनवरी 1931 का लेखा जोखा है। ध्यान से सुनिएगा, याद रखिएगा कि उनकी इस डायरी में कब का वर्णन है? 26 जनवरी सन 1931 का, जो उन्होंने खुद अपनी डायरी में लिखा था कि ये दिन कब का है। ठीक है, लेखक कहते हैं कि 26 जनवरी सन 1931 का दिन हमेशा याद रखा जाने वाला दिन है। अब क्यों 26 जनवरी? ओके, 26 जनवरी सन 1930 के दिन पहली बार सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, 26 जनवरी को। और वो भी कब? 1930 में। ये एक नई, अब 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं क्योंकि 26 जनवरी सन 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ। और स्वतंत्रता दिवस हम कब मनाते हैं? 15 अगस्त, क्योंकि 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। लेकिन यहां आप देखिए कि उन्होंने ये जिक्र किया है अपनी डायरी में कि 26 जनवरी सन 1930 के दिन पहली बार सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और 26 जनवरी 1931 को फिर से वही दोहराया जाना था, जिसके लिए बहुत सी तैयारियां पहले से ही की जा चुकी थी। सिर्फ इस दिन को मनाने के प्रचार में ही 2000 रुपए खर्च हुए थे और उस समय 2000 बहुत वैल्यू रखते थे। सभी मकानों पर भारत का राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था और बहुत से मकान तो इस तरह सजाए गए थे जैसे उन्हें स्वतंत्रता मिल गई हो, क्योंकि उस समय, अब डायरी में देखते हैं उनकी कि वो क्या बताना चाहते हैं कि यूं तो आपको पता है 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू, ठीक है, संविधान निर्माण हुआ और तभी से लागू किया गया और हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस। और 15 अगस्त सन 1947 को संपूर्ण भारत आजाद हुआ, तब से हम मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, अब यहां पर उन्होंने जिक्र किया है कि 26 जनवरी 1930 मतलब 17 साल पहले, है ना, लगभग 17 वर्ष पहले भी भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में आजादी की लहर दौड़ चुकी थी और वे समझ चुके थे कि अब वो दिन दूर नहीं जब हर एक भारत के चप्पे चप्पे पर हमारा तिरंगा झंडा फहराने वाला है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। और क्या कहा है इन्होंने? कलकत्ते के लगभग सभी भागों में झंडे लगाए गए। पुलिस अपनी पूरी ताकत के साथ पूरे शहर में पहरे लिए घूम घूम कर प्रदर्शन कर रही थी। ना जाने कितनी गाड़ियां शहर भर में घुमाई जा रही थी। घुड़सवारों का भी प्रबंध किया गया था। स्मारक के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी, उस जगह को तो सुबह के 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में आकर घेर रखा था। ये सब उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है और उनकी डायरी की ही यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कई जगह पर तो सुबह ही लोगों ने झंडे फहरा दिए थे। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार, कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने गए, परंतु वे पार्क के अंदर ही ना जा सके। क्यों? क्या हुआ? वो तो वहां झंडा फहराने वाले थे, लेकिन वे पार्क के अंदर ही नहीं जा पाए। वहां पर भी काफी मारपीट हुई, क्योंकि अभी भी अंग्रेजों ने हमारी भारत भूमि को छोड़ा नहीं था। पूर्ण रूप से अंग्रेजों को हमने खदेड़ा नहीं था। तो वहां पर हो गई भयंकर वाली मारपीट और 2-4 आदमियों के सर फट गए। जब मारपीट होती है तो कोई डंडे से, कोई बंदूकों से, जिसके हाथ में जो आता है ना, भीड़ पर बरस पड़ता है। तो यहां पर 2-4 आदमियों की तो गिनती तो सिर्फ 2-4 की है, वहां तो कई लोगों के सिर फट गए होंगे। मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडा फहराने का समारोह भी मनाया। ठीक है, वहां पर जानकी देवी, मदालसा, बजाज नारायण आदि स्वयंसेवी भी आ गए थे, क्योंकि उन्होंने जो बालिका विद्यालय थी ना था उसमें उन्होंने झंडा तो फहरा दिया था। उन्होंने लड़कियों को उत्सव का मतलब समझाया कि उत्सव वास्तविक रूप में होता क्या है। आपको पता है ना, राष्ट्रीय पर्व और धार्मिक पर्व में अंतर क्या होता है। जहां कि हमारा समाज 4 धार्मिक रूप से मुख्य रूप से बटा हुआ है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। धार्मिक त्योहार मतलब होली, दिवाली, ईद,
है ना। क्रिसमस या फिर हम करें गुरु नानक जयंती, तो ये धार्मिक त्योहारों के अंतर्गत माने जाते हैं और इनमें खास तौर से उन्हीं धर्मों के लोग अधिकतर शामिल होते हैं। लेकिन जब हम बात करें राष्ट्रीय पर्व की, तो ये ऐसे पर्व हैं जिन्हें संपूर्ण राष्ट्र एक साथ मिलकर मनाता है, जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी। उन्होंने लड़कियों को उत्सव का मतलब समझाया कि वास्तविक उत्सव होता क्या है। 2-3 बजे पुलिस कई आदमियों को पकड़ कर ले गई, क्योंकि पुलिस तो अभी भी अंग्रेजों की थी, जिनमें मुख्य कार्यकर्ता पूर्णदास और पुरुषोत्तम राय थे। सुभाष बाबू के जुलूस की पूरी जिम्मेदारी पूर्णदास पर थी। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया था, परंतु वे पहले से ही अपना काम कर चुके थे। स्त्रियां अपनी तैयारियां में लगी हुई थीं। अलग अलग जगहों से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने और सही जगह पर पहुंचने की कोशिश में लगी हुई थीं, क्योंकि वहां उस समय स्त्रियों के मन में, हर एक भारतवासी के मन में स्वतंत्रता की लहर दौड़ पड़ी थी और अब हमें नहीं रहना अंग्रेजों के गुलाम, ये भावना उनके मन में आ गई थी। स्वतंत्रता की ज्वाला उनके सीने में धधक चुकी थी और बच्चे, लड़कियां, स्त्रियां सभी ने जोर शोर से सभी स्वतंत्रता सेनानियों का और क्रांतिकारियों का साथ देना शुरू कर दिया था। ठीक है। जब से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कानून तोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ, तब से आज 26 जनवरी 1931 तक इतनी बड़ी सभा ऐसे खुले मैदान में कभी नहीं हुई थी। क्योंकि ये कहते हैं ना कि जब कोई आगे बढ़ने वाला आ जाए, मतलब एक पहला कदम तो कोई बढ़ा ले, कहते हैं ना भीड़ का हिस्सा तो सभी होते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति तो बहुत कम होता है जो अपने बलबूते पर भीड़ एकत्रित कर सके। और ऐसे ही थे हमारे स्वतंत्रता सेनानी और हमारे भारतीय क्रांतिकारी। तो उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कानून तो तोड़ेंगे, है ना, अंग्रेजों को यहां से मार तो भगाएंगे। ये लहर दौड़ गई थी और इतनी भीड़ स्टार्ट हुई, मतलब इतनी भीड़ इकट्ठी हुई कि इससे पहले कभी नहीं हुई थी। और ये सभा तो कह सकते हैं कि सबके लिए ओपन लड़ाई थी, बिल्कुल। एक और पुलिस कमिश्नर ने नोटिस निकाल दिया था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई भी कहीं भी किसी भी तरह की सभा नहीं कर सकते हैं। धारा 144 या जो भी धाराएं लगती हैं, आर्टिकल नंबर ये कुछ भी, उनके अनुसार अभी अपनी बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये फरमान निकाल दिया कि कोई सभा नहीं होगी, कोई इकट्ठे नहीं दिखेंगे। लेकिन क्या हुआ? क्या ऐसा हुआ होगा? नहीं। उस समय हर एक भारतवासी के मन में क्रांति की ज्वाला धधक चुकी थी और हर एक भारतवासी लड़ने, मरने या स्वयं के प्राणों की आहुति देने से पीछे नहीं हट रहा था, क्योंकि वो पूर्ण रूप से गुलामी की जंजीरों को तोड़ना चाहता था, अपने आप को आजाद करना चाहता था, मां भारती को आजाद करना चाहता था। इसलिए वो किसी भी नसीहत से या किसी भी ऑर्डर से अपने मन में डर की भावना उत्पन्न ही नहीं कर रहा था। अगर किसी भी तरह से किसी ने सभा में भाग लिया, ये अंग्रेजों के फरमान थे, अगर किसी भी तरह से किसी ने भी सभा में भाग लिया तो वे दोषी समझे जाएंगे। बहुत तरह से उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए, कानून व्यवस्था लागू की गई कि यदि ऐसा हुआ तो आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। इधर परिषद की ओर से नोटिस निकाला गया था कि ठीक 4:24 पर स्मारक के नीचे झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। अब उसमें जो भी थे, बात कब की हो रही है? 26 जनवरी सन 1931, ना कि 1947, जबकि भारतवासियों ने, हर एक भारतवासी के मन में, चाहे वो लड़कियां हों, स्त्रियां हों, पुरुष हों, बच्चे हों या बुजुर्ग हों, हर एक के मन में स्वतंत्रता की ज्वाला धधक चुकी थी और वे ये जान चुके थे कि अब हम अंग्रेजों की नहीं सहेंगे। वहां अंग्रेज सरकार तरह तरह से डराने धमकाने का प्रयास कर रही थी, तो दूसरी तरफ परिषद की ओर से नोटिस निकल गया कि ठीक 4:24 पर स्मारक के नीचे झंडा फहराया जाएगा। OMG, इतनी कड़ी पहरेदारी के बावजूद भी नोटिस निकल गया। और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सभी लोगों को उपस्थित रहने के लिए कहा गया कि जो भी, मतलब सभी भारतीयों को उपस्थित होना है। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू अपना जुलूस लेकर मैदान की ओर निकले। सुभाष चंद्र बोस जी का नारा याद है? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मतलब हमें मरने से नहीं डरना है, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सुभाष बाबू ने इस तरह से नारे दिए और ये कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वो इस
कदर उनकी जो बातें थी, उनका नारा था, हर एक भारतीय के हृदय को छू गया और हर एक भारतीय उस सभा में शामिल होने को निकल पड़ा। ठीक है, अब क्या हुआ, जब वे लोग मैदान के मोड़ पर पहुंचे तो पुलिस अर्थात अंग्रेज पुलिस ने उनको रोकने के लिए लाठियां चलाना शुरू कर दिया। लाठी चार्ज स्टार्ट हो गया। लेकिन फिर क्या हुआ कि बहुत से लोग तो घायल हो गए। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी, परंतु फिर भी सुभाष बाबू बहुत जोर से वंदे मातरम बोलते जा रहे थे। इस तरह का माहौल था और दूसरी तरफ स्मारक के नीचे सीढ़ियों पर स्त्रियां झंडा फहरा रही थीं। स्त्रियों ने भी साथ दिया। ये नहीं था कि स्त्रियां घर में बैठी हूं। उस 1931 की बात बेटा ध्यान से सुनिए। आज हम 2000 कब मतलब 21वीं सदी में जी रहे हैं। ठीक है, 1931 में स्त्रियां स्मारक के नीचे सीढ़ियों पर झंडा फहरा चुकी थीं और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ रही थीं। स्त्रियां बहुत अधिक संख्या में आई हुई थीं, जबकि अंग्रेज सरकार ने यह कहा था कि कोई भी सभा में शामिल नहीं होगा और लाठी चार्ज भी स्टार्ट हुआ, परंतु वे नहीं डरी और निडरता के साथ सुभाष बाबू के कहे गए वाक्यों को वो सार्थक कर रही थीं। सुभाष बाबू को भी पकड़ लिया गया और गाड़ी में बिठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। जेल में भेज दिया। कुछ देर बाद ही स्त्रियां वहां से जन समूह बनाकर आगे बढ़ने लगी, एकदम एकता की भावना के साथ नारे लगाते हुए आगे बढ़ने लगी। उनके साथ बहुत बड़ी भीड़ भी इकट्ठी हो गई। कहते हैं ना, जब हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो हमारे पीछे आ ही जाते हैं, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं ये ललक थी, ये मन में था कि हमें तो आज़ाद होना है। अब बहुत हो चुकी अंग्रेज़ों की मनमानी, अब हमें इनके अत्याचार नहीं सहने हैं, चाहे हम अपने प्राणों की आहुति ही क्यों ना दे दें। ठीक है, पुलिस बीच बीच में लाठियां चलाना शुरू कर देती थी। इस बार भीड़ ज्यादा थी तो आदमी भी ज्यादा जख्मी हुए। धर्म तल्ले के मोड़ पर आते आते जुलूस टूट गया, क्योंकि कब तक आखिर निहत्थे लोग कब तक पुलिस कर्मियों का सामना कर पाएंगे। और लगभग 50 से 60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गईं। क्या करती? उन स्त्रियों को लाल बाजार ले जाया गया और भी कई आदमियों को गिरफ्तार किया गया। मदालसा जो जानकी देवी और जमुना लाल बजाज की पुत्री थी, उसे भी गिरफ्तार किया गया। उसके बाद में मालूम हुआ कि उसको थाने में भी मारा गया। वो लीडर थी, है ना, कहते ना कि बहुत नेतागिरी करते हो। और अंग्रेज जब उतारू हो जाते थे तो वो भारतीयों का बुरा हाल करते थे। कोड़े लाठियां इस कदर चलाते थे कि बस व्यक्ति की जान नहीं निकलती थी और सब कुछ होता था। सब मिलकर 105 स्त्रियों को गिरफ्तार किया गया। बाद में रात 9 बजे सबको छोड़ दिया गया, क्योंकि अब उनको ये भरोसा हो गया कि अब तो वो दिन निकल गया जिस दिन का सुभाष ने बड़े उससे जोश से ये ऐलान किया था कि हम झंडा फहराएंगे। तो शाम को 9 बजे उनको आज़ाद कर दिया गया, सारी स्त्रियों को। अब क्या हुआ, कलकत्ता में इससे पहले इतनी स्त्रियों को एक साथ कभी भी गिरफ्तार नहीं किया गया था। डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देखरेख कर रहे थे और उनके फोटो खिंचवा रहे थे। उस समय तो 67 आदमी वहां थे, 67 आदमी थे, परंतु बाद में 103 तक पहुंच गए। इतना सब कुछ पहले कभी नहीं हुआ था। लोगों का ऐसा प्रचंड रूप पहले किसी ने नहीं देखा था। बंगाल या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहां स्वतंत्रता का कोई काम नहीं हो रहा है क्योंकि इससे पहले यह था कि बंगाल और कलकत्ता में तो कोई स्वतंत्र होना ही नहीं चाहते हैं, सब अंग्रेजों के दास बन गए। लेकिन देखिए, कलकत्ता में जो हुआ वो शायद उस समय किसी भारत के किसी भी कोने में नहीं हुआ। आज ये कलंक काफी हद तक धुल गया और लोग ये सोचने लगे कि यहां पर भी स्वतंत्रता के विषय में काम किया जा सकता है। ये लिखा है लेखक ने अपनी डायरी में। और ये जो डायरी है, ये लेखन जो है बेटा, देखिए आप, मैं एक और बात बता दूं कि भाषा के मुख्य रूप से 2 होती है। क्या? एक होती है लिखित और दूसरी होती है मौखिक। तीसरी सांकेतिक भी होती है, लेकिन लिखित रूप को अधिक प्रमाणित माना जाता है क्योंकि उसी पर आधारित हमारा इतिहास होता है। यदि लिखित प्रमाण नहीं मिलते तो आज हम शायद इतिहास की जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते। ठीक है, ये जो पाठ सीताराम से केसरिया जी द्वारा लिखा गया है, उसमें उन्होंने अपने जुनून को, अपने जज्बे को डायरी के पन्नों में समेटकर हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किया, जो एक नई
जानकारी हमारे सामने आई, एक नई बात हमारे सामने आई। हमें हमेशा लगता था कि 15 अगस्त सन 1947 को ही देश आजाद हुआ और उसी दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। लेकिन इस डायरी को पढ़ने के बाद, उनकी रचना पढ़ने के बाद हमें यह भी पता चला कि कलकत्ता में 26 जनवरी सन 1931 को भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि ये इतिहास में एक अनूठा विषय था, उनकी डायरी का एक अनूठा विषय था जो उन्होंने हम सबको बहुत अच्छे से साझा किया और लिखित है तो प्रमाणित है। इसलिए इसमें कोई डाउट या शंका नहीं रखना कि ये क्या सही होगा, क्योंकि जब हमारे पाठ्यक्रम में जो भी शामिल होता है वो कई एक्सपर्ट्स द्वारा चेक किया जाता है। समझ में आया? चलिए, अब मैं आशा करती हूं कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। साथ ही साथ भारतीयों के बलिदानों की बात, ना केवल पुरुष, यानी ना केवल स्वतंत्रता सेनानी, ना केवल क्रांतिकारी वीरों ने ही भारत को आजाद कराने में अपनी भूमिका निभाई, बल्कि स्त्रियों ने, लड़कियों ने, इवन हर एक भारतवासी ने अपने अपने जगह, अपने अपनी क्षमता के अनुसार मां भारती को आजाद कराने में अपनी भूमिका निभाई। ठीक है, अब चलते हैं हम कि मैग्नेट ब्रेन्स पर जो आप आ गए हैं तो हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं और हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स तो बन चुका है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो देता है 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन। और ना केवल आपके विषय की, ना केवल आपकी कक्षा की, बल्कि आगामी कक्षाओं की और साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी मुफ्त में प्रोवाइड होते हैं आपके लिए। सही सुना आपने, आश्चर्यचकित मत होइए, ये बात एकदम सही है कि आपको आपकी कक्षा के साथ साथ अन्य वीडियोस भी फ्री में प्रोवाइड होते हैं, यहां पर फ्री में उपलब्ध होते हैं। जैसे बात मैं करूं स्पोकन इंग्लिश की, जिस तरह से आप घर बैठे बैठे बहुत अच्छे स्पीकर बन सकते हैं, एक बहुत अच्छे वक्ता बन सकते हैं, फिर बोलिएगा आराम से कि देखो भाई मैं ये सीख गया हूं, क्योंकि लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस जो कभी रुकती नहीं है। वी ऑल आर लर्नर्स। ठीक है, हमें हमेशा सीखते रहना है। बात करते हैं कि अब आप सोच रहे होंगे मैडम प्रतियोगी परीक्षाओं में कौन कौन सी परीक्षाएं शामिल हैं, कौन कौन सी वीडियोस यहां पर हैं, बताती हूं। देखिए बेटा, एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, जेएआईबी, सीएआईबी, बैंक, इंश्योरेंसेस, एसएससी, आरआरबी, सभी कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं जो भी आप देने वाले हैं उनके वीडियोस भी यहां पर मिलते हैं फ्री। अब बात करते हैं कि हिंदी मीडियम में भी आप अपने विषयों को पढ़ सकते हैं। सही सुना आपने, हर एक वीडियो, हर एक विषय की वीडियोस आप हिंदी और इंग्लिश दोनों सीबीएसई में पढ़ सकते हैं, मीडियम में। ठीक है, हिंदी के वीडियोस देखने के लिए आपको अधिक घबराने की या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छे से सिस्टमैटिक वे में यहाँ पर अरेंज करके रखा है कि क्या आप पाठ्यक्रम देखना चाहते हैं, पाठ का सार देखना चाहते हैं, या फिर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखना चाहते हैं, वन शॉट रिवीजन देखना चाहते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न देखना चाहते हैं, जो भी आपको देखना है जस्ट क्लिक ऑन दैट, आपके सामने वीडियो आ जाएगा। मान लीजिए आपको पाठ्यक्रम देखना है, तो पाठ्यक्रम पर अब जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक संपूर्ण पाठ्यक्रम का वीडियो आ जाएगा, जिसमें आपकी हिंदी टीचर, जी हां लाली वर्मा मैडम, पाठ्यक्रम से संबंधित संपूर्ण जानकारी देंगे। हर एक की बुक्स कितनी हैं, चैप्टर्स कितने हैं, कौन कौन से पाठ हैं, पाठ में जो शीर्षक दिया है उसका अर्थ क्या है, पाठ का इंट्रोडक्शन, ताकि आपको अपने पाठ्यक्रम से संबंधित इतना सा भी कोई डाउट ना हो और आप साल भर की पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकें। क्षितिज और कृतिका कोर्स से भाग 2 10th कोर्स भी स्पर्श और संचयन आपकी पुस्तकें हैं, इनमें कितने चैप्टर्स हैं वो सब कुछ यहां पर मिलेगा। आपके हर एक सवाल का जवाब देंगे ये, तो मैं क्यों बताऊं। जब आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको पाठ्यक्रम से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रहेगा, तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि आपके लिए जो हम नए नए वीडियोस अपलोड करते हैं उनका आप फायदा उठा पाएं, उनका आप लाभ उठा पाएं। और शेयर करना मत भूलिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, हमारा बॉन्ड स्ट्रांग बना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।